बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। सुनते कानों देखती आंखों को ख़बर हो कि तारिक अज़ीज़ इंतकाल कर गए हैं। क्या ज़बरदस्त आदमी थे। नई नस्ल तो शायद उनके बारे में इतनी वाकिफ़ नहीं होगी, उनको इतना नहीं जानती होगी, मगर मेरी उम्र के लोगों के लिए तारिक अज़ीज़ जो हैं वो एक स्टार की हैसियत रखते थे। उनकी ये कहना चाहिए कि उनकी एक ज़ात के अंदर बहुत सी खूबियाँ जो थीं वो खालिस्तान अगर मैं तारिक अज़ीज़ की ज़ुबान में कहूँ तो पिन्हा थी। मतलब कई खूबियों के मालिक। आज पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जो आप रंग रंग के प्रोग्राम देखते हैं वो सब कुछ उनके सिर्फ़ एक प्रोग्राम नीलाम घर में होता था। इंटरव्यूज़, गेम शो, सवाल जवाब और सबसे बढ़कर इनामात। 70 और 80 की जो दहाई थी उसमें एक सवाल के जवाब में टेलीविज़न मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर मोटरसाइकिल्स, कार के लिए क्विज़ मुकाबले, ये जो आपने प्रोग्राम देखा होगा इन भारत का कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन किया करते थे। ये आइडिया बहुत पहले जो था वो नीलाम गर दे चुका था। फिर बैतबाजी और ख़ुद तारिक अज़ीज़ साहब की आवाज़ का जादू, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी अदायगी, ये सब कुछ एक जादुई था। उनके जुमले जो थे वो जो बोला करते थे अपने प्रोग्राम में, वो आम ज़िंदगी में इज़हार का ज़रिया बन गए थे उन दिनों। किसी एक सवाल के सही जवाब पर वो सिर्फ़ कहा करते इलेक्ट्रा, तो तालियां जो थीं वो हॉल में बज जाया करती थीं, बल्कि तालियों से गूंज उठना जो मुहावरतन जो कहा जाता है वो बिल्कुल इसी तरह होता था कि जिस हॉल में प्रोग्राम होता था वो गूंज उठता था तालियों से। आम ज़िंदगी में भी एक वक्त था कि लोग अपने दिल की बात बूझ लेने वाले अपने मुखातिब को तारिक अज़ीज़ के अंदाज़ में इलेक्ट्रा कहकर ये दाद दिया करते थे कि तुम ठीक समझे हो उसकी बात, यानी मेरी बात। और फिर नीलामगर का आगाज़ के इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। सुनते कानों देखती आँखों को कुर्रतुल ऐन और तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। ये जो जुमला था देखती आँखों और सुनते कानों और इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, ये भी हमारी जो महफ़िलें होती थी हल्की फुल्की यारों दोस्तों की, ये उन महफ़िलों में ये जुमले आम बोले जाते थे। बल्कि मुझे याद है कि एक टूर्नामेंट हो रहा था क्रिकेट का, तो वो एक टीम हुआ करती थी लाहौर में, बड़ी ज़बरदस्त, उसको कहते थे वैशी टोला। उसका 2 बैट्समैन बड़े मशहूर थे, 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने वाले। एक का नाम था नवीद कालिया और दूसरे का नाम था यूसुफ चिट्टा। तो एक मैच में हुआ ये कि पहली गेंद बॉलर ने कराई तो जो नवीद कालिया है उसने छक्का लगाया, तो कमेंटेटर ने बेसाख्ता कहा कि इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से। तो ये मतलब बड़ी हसीन यादें हैं। फिर इसके अलावा ये कि उन दिनों लोगों की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो नीलाम घर में बतौर एक तमाशाई के उस प्रोग्राम में शिरकत करें। इसके लिए पास होते थे और पासिस के लिए लोग पता नहीं किस किस लेवल की सिफारिश जो थे वो ढूंढा करते थे। और फिर उस प्रोग्राम के दौरान हाज़रीन का हाथ खड़े कर कर के किसी सवाल का जवाब देने की ख्वाहिश करना, ये सब बहुत खूबसूरत यादें हैं जो तारिक अज़ीज़ के साथ चली गई हैं। तारिक अज़ीज़ मरहूम, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, वो अदाकार भी थे। उन्होंने 25 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया। शायर भी थे, उर्दू और पंजाबी में शायरी भी करते थे और बड़ी बाकमाल शायरी करते थे। उनकी एक पंजाबी नज़म का शेर है कि वगदे शो विच मार ना सोटा, पानी पाट के दो नहीं होना, जो तू चाहना है वो नहीं होना। और फिर उर्दू में उनका एक जो शेर है वो तो ज़ुबान ज़द आम हुआ करता था कि हम वो स्याह बख्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। तो इसके अलावा वो उनकी ज़ात, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि वो बड़ी खूबियों के मालिक थे। वो एंकर भी थे और अनाउंसर भी थे। पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसने जिस जो पहली शक्ल नशर की या जो पहली दफ़ा उसने आवाज़ सुनाई लोगों को, वो तारिक अज़ीज़ की शक्ल थी और वो आवाज़ भी तारिक अज़ीज़ की थी। यानी यूँ अगर कहा जाए कि तारिक अज़ीज़ जो हैं उन्होंने पीटीवी की नशरियात का इफ्तिताह किया था, तो ये बात 100% दुरुस्त है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा तारिक अज़ीज़ सियासतदान भी थे।
نظریاتی اعتبار سے وہ بائیں بازو کے نظریات رکھتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے اولین ساتھیوں میں سے تھے۔ پیپلز پارٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ جب رد انقلاب یعنی بھٹو جو انقلاب لا رہے تھے اس کا رد انہوں نے یوں کرنا شروع کیا کہ ان کے ارد گرد جو جاگیردار تھے یا جن کے خلاف وہ انقلاب لانا چاہتے تھے وہی ان کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، تو اس وجہ سے میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا۔ پھر 1997 میں انہوں نے لاہور سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا، اور آپ کو شاید یہ آپ کے لیے خبر ہو یا نئی بات ہو آپ کے لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو اس الیکشن میں شکست دی تھی؟ جناب وہ عمران خان تھے، جن کو وہ شکست دے کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ عمران خان نے تب 5000 ووٹ لیے تھے لاہور کے گلبرگ والے حلقے سے، اور طارق عزیز کو 50,000 ووٹ ملے تھے۔ عمران خان کو وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہرا کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد علی شاہ کے دور میں جب نواز شریف جو ہیں ان کا ایشو چل گیا تھا تو وہ ججز کیس میں، تو نواز شریف صاحب کے خلاف نوٹس جاری ہو گئے تھے کنٹیمپٹ کے، غالباً مجھے اگر صحیح یاد پڑ رہا ہے تو نون لیگ کے جو کارکن ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب وہاں پیش ہوتے، بسیں بھر بھر کے بھیجیں اور سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ طارق عزیز بھی وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو سپریم کورٹ گئے تھے، تو کسی بندے نے وہاں پہ ایک جج کی جو نیم پلیٹ والی تختی نیم پلیٹ ہوتی ہے جو عدالت کے باہر لگی ہوتی ہے وہ اکھاڑ پھینکی، تو یہ اٹھا کے تو وہ اس کو اس جگہ پہ لگا رہے تھے، تو وہ تصویر کسی نے کھینچ لی اور وہ اخبار میں چھپ گئی۔ اس بنیاد پر ان پر بھی یہ الزام آ گیا کہ یہ بھی حملہ کرنے والوں میں شامل تھے، تو انہوں نے بطور احتجاج کے، میں تو ایک ٹھیک کام کر رہا تھا اور میں لوگوں کو روک رہا تھا، انہوں نے بطور احتجاج سیاست کو ہی خیر آباد کہہ دیا۔ تو یہ تو ان کا ایک سیاسی کریکٹر تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنی جو ساری جائیداد ہے وہ ریاست پاکستان کے نام بھی کی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آخر میں کہ یہ جو دور ہے یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ طارق عزیز جو ہیں وہ قابل اور محنتی لوگوں کے قبیلے کے آخری لوگوں میں سے ایک تھے۔ طارق عزیز چلے گئے اور اپنے پیچھے وہ بہت کم محنتی اور بہت کم قابل لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ بہت بہت شکریہ۔